तो आज आप लोगों का नया चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन चीज हमारे पास रहने वाली है वो क्या है कि सबसे पहले जो चैप्टर है वो आपके पास इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो ज्यादातर बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है। एक परसेप्शन सा बना हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के, खासकर 10th क्लास के बच्चों का। 11th 12th जो होती है अभी आप वहां भी पढ़ोगे ये, पर 10th में क्या लगता है आप लोगों को, लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात आपको इंटरेस्टिंग लगेगी एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। जो है ये इंटरेस्टिंग होती है और हार्ड बिल्कुल नहीं है। अगर आप चीजों को बेसिक से लेकर के चलोगे तो अपने पास आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और अगर आपने इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने इसमें कोई भी एक भी छोटा सा टॉपिक या कोई भी क्लास भी मिस कर दी तो आगे का सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज जो है वो कोरिलेट होती हुई चलेगी। तो शुरुआत करते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू से। देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अपने पास शुरुआत है ये हुई कैसे, क्या क्या चीजें इसमें जो है वो ध्यान रखी गई। सबसे पहले ऑर्गेनिक जो वर्ड होता है आपके पास, इस ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है अपने पास, बिल्कुल ऑर्गेनिक मतलब लिविंग। ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज जिसपे क्या हो, जिसमें अपने पास जान और प्राण हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। तो अब जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चीज से डील करती है। किस चीज से डील करती है आपके पास ये, उन कंपाउंड से जो कि लिविंग सोर्सेज से डिराइव किए गए होंगे। अब लिविंग सोर्सेज दो तरीके से हैं, एक तो प्लांट्स होते हैं दूसरे, और अगले क्या होते हैं अपने पास यहाँ पर, एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे पास कौन से कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ठीक है। कहां से डिराइव करते हैं हम लोग इसको, प्लांट सोर्सेज से और एनिमल सोर्सेज से। लेकिन बात सारी की सारी आती है कि हमें कैसे पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी भी कोई चीज होती है। आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोइजियर। सबसे पहले लेवोइजियर ने क्या करा था, अभी उस चीज की बात नहीं करेंगे, अभी यहां देखो। ये आपके पास जो लेवोइजियर थे, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि मेरे को ना नेचर में जब मैं ढूंढने जाऊंगा मेरे को वैसे ही मिल जाएंगे, मतलब आपको लैब में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लेवोइजियर आपके पास पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या करा था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने किसको आइडेंटिफाई किया अपने पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया। अब ये कई तरीके से हो सकता है। अगर आप लोग देखोगे, आप लोग ऑयल यूज करते हो, कुकिंग ऑयल यूज करते हो, कुकिंग ऑयल जो है वो भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो आप लोग घी यूज करते हो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डालडा यूज करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल यूज करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो ये आपके पास पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, किसको आइडेंटिफाई किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब आती है आपके पास मेन बात, और वो क्या थी कि एक जो सेकंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अपने पास ब्रजीलियस। ब्रजीलियस ने क्या कहा, ब्रजीलियस ने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उन्होंने कहा कि ठीक है यार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, पर इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद से नहीं बना सकते। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपको अगर मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे, या तो आप प्लांट से लेकर के आओ इनको, या एनिमल सोर्सेज से लेकर के आओ, बट इनको आप खुद से नहीं बना सकते। ठीक है। बर्जीलियस का ये कहना था कि आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। बर्जीलियस ने क्या करा, क्लासिफाई किया, क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। मतलब इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक बात बोली कि इसको हम खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते। खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते इसका मतलब कहां प्रिपेयर नहीं कर सकते हम लोग इसको, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब तक ये परसेप्शन था। इन्होंने क्या बोला था, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कहा था, मेन बात ये थी कि लोगों को अब तक, ठीक है, बर्जीलियस की भी थ्योरी आने के बाद भी लोगों को ये नहीं पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। अब आते हैं आपके पास एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिच वॉलर। ठीक है। सिर्फ वॉलर लिख के मैं छोड़ देता हूं। तो ये जो फ्रेडरिक वॉलर थे, इन्होंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेंज करी। इन्होंने कहा कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से बनाया था, और वो बनाया था यूरिया की हेल्प से। यूरिया की हेल्प से, यूरिया की हेल्प से कैसे बना था ये देखो, आपको पता हो, अगर जो आप लोगों के पास जैसे वॉशरूम होता है, ठीक है, खासकर आप लोगों ने देखा, जब आप लोग वॉशरूम के आसपास जाते हो बहुत ही गंदी स्मेल आती है वहां से, ठीक है, तो उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वॉशरूम की। वो किसके कारण होती है, किस रीजन की वजह से है वो? यूरिन, यूरिन। तो बिल्कुल आपकी जो यूरिन होती है, यूरिन जब आपका डिकम्पोज होता है ना टाइम के साथ, तो वहां से कौन सी गैस मेरे पास बाहर निकलती है? अमोनिया। तो वो जो आप वहां पे स्मेल देखते हो ना, वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की। और यूरिन का ही एक कंपोनेंट यूरिया भी होता है, ठीक है, यूरिन के अंदर ही क्या होता है अपने पास? यूरिया भी होता है। तो वो यूरिया के डिकम्पोजिशन पर वहां पर क्या बनती है? एक अमोनिया गैस भी बनती है। तो इसी चीज को इन्होंने समझाया। वोलर ने क्या बोला? वोलर के बारे में सबसे पहले चीज तो हम लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो एक आइडिया लेकर के आए, इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने प्रिपेयर करा था। क्या प्रिपेयर करके दिया आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और उसके लिए इन्होंने क्या यूज करा था? यूरिया, ठीक है, इन्होंने यूरिया की हेल्प ली थी। वैसे अब ये जो आपके पास है यूरिया का, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, कोई मेरे को यूरिया का फॉर्मूला बताएगा? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल, NH2CO NH2, ये है आपके पास यूरिया, ठीक है। तो इन्होंने यूरिया, ये जो यूरिया आप देख रहे हो, ये यूरिया वैसे आपका यूरिन कंपोनेंट है, तो उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया। तो ये जो यूरिया है, ये यूरिया मेरे पास कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि आपकी यूरिन में प्रेजेंट है। तो एनिमल सोर्सेस का मतलब होता है ह्यूमन भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है भाई यूरिया हमेशा से ही थी, ह्यूमन बॉडी तो हमेशा से यूरिन पास कर रही है, तो यूरिया तो वहां पे हमेशा से था। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने खुद से क्या करा? इन्होंने खुद से यूरिया को सिंथेसाइज करा था, ठीक है। बट कहां पर किया था सिंथेसाइज? इन लैब, लैब के अंदर बनाया था। आई बात समझ में? उसके लिए इन्होंने अमोनिकल साइनेट का यूज करा था। तो यहाँ पे अमोनिकल साइनेट यूज हुई थी। तो अमोनिकल साइनेट को लैब में यूज करके इन्होंने क्या बनाया था? उससे यूरिया बनाया था। अब यूरिया कैसा कंपाउंड है? यूरिया को मैं कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड कहूंगा? एक ऑर्गेनिक कैटेगरी का। ये आपके पास कैसा कंपाउंड हो गया? एक, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ये थे पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने यूरिया को कहां पर बना के दिखाया? आपके पास लैब में। और यहीं से कॉन्सेप्ट चालू हुआ किस बात का? कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनको कहां बनाया जा सकता है? अपने पास लैब में। अब जब वोलर ने ये बात कह दी, तो अब क्या हुआ भी? फिर अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि फिर तो अब चालू करो, ठीक है, मतलब कंपाउंड्स ढूंढो, उनके प्रिपरेशन के मेथड हमें बताओ कि कैसे कैसे प्रिपेयर करे जा सकते हैं। तो अब यहीं से आपके पास एक पूरी नई ब्रांच बना दी गई थी केमिस्ट्री की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है, वो आपके पास ना मेनली किन किन पोर्शंस में डिवाइडेड होती है? एक तो आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, अभी जब आप 11th में जाओगे, इन वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन ब्रांचेस जो है मेनली, ये आपको पढ़ाई जाएंगी। बाकी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपके पास एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपके पास वो केमिस्ट्री है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करने का मतलब है, आप देखते होंगे मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये सब अर्थ में भी मिल जाते हैं, पर इनको खुद से भी बनाया जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है वो कंपाउंड्स जिसमें इस बात की कोई कंडीशन नहीं लगी हुई होती है कि ये हमेशा प्लांट और एनिमल सोर्स से डिराइव करे जाएंगे, ठीक है, वो नॉर्मली भी लैब में बनाए जा सकते थे। तो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना आज से पहले, वो सारा का सारा किसके बारे में पढ़ा हुआ है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। पहली बार आपके पास अब एक ऐसा चैप्टर आ रहा है जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और तीसरा कौन सा होता है अपने पास यहाँ पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि जहां पर आपको वो केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब उसमें वो सारी टर्म्स यूज हो रही होंगी जिसमें एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप यूज कर रहे होंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्योंकि वहां पर हम किसकी बात करते थे? नंबर ऑफ मोल्स, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर लग रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से एटम टकराएंगे तो कितने बनेंगे, कितनी गैस वहां पर रिलीज होगी, ये सब वो सब आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि वहां पर एटम बेस्ड कैलकुलेशन है। तो फिजिकल का मतलब है यहाँ पे एटमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाए। यहाँ पे एटमिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन वगैरह इन सब की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक अभी समझ आया? तो ये था आपके पास अब एक जनरल या फिर एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है।
आते हैं आपके पास इस बात पर कि अगर कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, या कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास पॉसिबल हैं, अगर मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास पॉसिबल हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, बताओ मुझे इसका। बिल्कुल, इतने इतने हैं ये कि आप गिनती भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके आसपास एग्जिस्ट करते हो, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। तो आप यहां पर लिख दो अनलिमिटेड, वही अनलिमिटेड डेटा जो आप लोग यूज करते हो, जैसे आप लोग डेटा यूज कर रहे हो ना आजकल अनलिमिटेड वाला, ये भी वही है, लगे पड़े रहते हो, 2.5 GB 1.5 GB जो आप खत्म करते हो। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इतने हैं, ये नेचर में बनते चले जाएंगे, आप यूज करते चले जाओ, ये बनते जा रहे हैं। ठीक है, कहां कहां यूज करे हैं आपने, उसकी भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, पेट्रोल, जिसको आप पेट्रोल कहते हो ना, वैसे हम लोग उसको केमिस्ट्री में कहते हैं गैसोलीन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे अपने पास कार्टून होते हैं ना, ठीक है, आप लोग वैसे एनीमे कहते हो उसको, मैं कार्टून कहता हूँ, एक ही बात है। तो ये जो कार्टून्स होते हैं, गेम्स आप खेलते हो या आप मूवीज देखते हो, ये क्या है, हाँ, तो नहीं, वो कई जगह होता है, आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में कल्चर है, वो कभी ये नहीं कहते कि हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम गैस स्टेशन पे जा रहे हैं, गैस स्टेशन। तो वहां पे जो वर्ड गैस यूज हो रहा है ना, वो क्यों यूज होता है, वो गैसोलीन के लिए यूज होता है। तो जो पेट्रोल है अपने पास, ये पेट्रोल जो वर्ड है या जो डीजल है, ये सब अपने पास गैसोलीन की कैटेगरी में आ गया, ये गैसोलीन होते हैं। ठीक है, फिर आप वैसलीन देखते हो, हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक हाइड्रोकार्बन, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो आप पॉलीमर यूज करते हो ना, पॉलीमर का मतलब आप जो पॉलीथीन बैग्स यूज करते हो, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं ये। ठीक है, तो पॉलीमर्स भी उसी कैटेगरी में आ गए। कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो, कार्बोहाइड्रेट वैसे देखते तो क्या है, आपकी बॉडी में है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, और प्रोटीन्स जो होते हैं अपने पास, प्रोटीन्स किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स आपके पास बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर के। आपने देखा होगा वो जो बच्चे जिम जाते हैं, जाता है अपने से कोई जिम, कोई भी नहीं जाता है। अच्छा, शिवम जाता है जिम में, आज भी लग रहा है जिम में ही है, तभी क्लास में नहीं है। तो आपने देखा होगा वहां पे ना, जितने भी जिम में जो लोग होते हैं, वो कलरफुल ड्रिंक्स पीते हैं, वो रंग बिरंगी ड्रिंक पी रहे होते हैं अपने ड्यूरिंग द वर्कआउट, 10-10 12-12 मिनट में। वो ग्लूकोन डी नहीं होता, वो BCAAs होते हैं। वो क्या होते हैं अपने पास, BCAA। स्टेरॉइड्स आपको यूज नहीं करने चाहिए, उनके लाइफ लॉन्ग साइड इफेक्ट्स हैं, जो जिसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेरॉइड्स की बात नहीं हो रही है, BCAA इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड। BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। तो ये जो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स हैं, इनका काम क्या है कि ड्यूरिंग द वर्कआउट, जब आपकी बॉडी मसल तोड़ रही है, जब वहां पे मसल रप्चर हो रहा है, आपकी बॉडी में फटीग हो रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं घर जब जाऊंगा, मैं तब तो प्रोटीन शेक पीऊंगा ही, लेकिन ड्यूरिंग द वर्कआउट भी मेरी बॉडी क्या करे, ड्यूरिंग द वर्कआउट भी मेरी बॉडी रिकवरी फेज को अचीव करे। तो इसीलिए आप ड्यूरिंग द वर्कआउट अपनी बॉडी में क्या डालते हो, BCAA डालते हो। क्योंकि जब ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जाते हैं ना आपकी बॉडी में, इसके अंदर 3 तरीके का कॉम्पोजिशन होता है। इसमें ल्यूसीन होती है, इसमें आइसोल्यूसीन भी होता है, और इसमें वैलिन भी होता है। ठीक है, तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन का कॉम्बिनेशन है, 2:1:1 में अपने पास एग्जिस्ट करता है। तो जब ये आपकी बॉडी में जाता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, BCAA ये आपके पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आपकी बॉडी ने प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करा। तो अब ये देखो, ये वो चीजें जो आप खुद यूज कर रहे हो, पर इनका पर्पस आपको नहीं पता है। जिस एज ग्रुप के आप लोग हो, इस एज ग्रुप में सारे बच्चे अपने पास जिम जा रहे होते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो पढ़ाई इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, ये सिर्फ पढ़ाई वहां तक सीमित नहीं है कि आपने अपने बुक में से कुछ पढ़ा और कॉपी में उतार लिया। आपको उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज कर रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, 90% ऑफ द पीपल को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ BCAA। उनको इतना पता है कि मेरे बगल वाला पी रहा है तो मेरे को भी पीना है, वो ऑरेंज कलर का पी रहा है तो मैं इसमें स्ट्रॉबेरी कलर का ले आऊं, बस उन्हें इतना पता है। पर इसका क्या फंक्शन है नहीं पता। डे वन पे ही मैं देखता था कि जो बच्चे आते थे नए नए, 2-2 3-3 दिन उन्हें आए हुए चौथे दिन वो BCAA का डब्बा ले आते थे।
अभी तो आपकी बॉडी ने उस लेवल को अचीव ही नहीं करा है कि आपकी मसल फटीग इतना हो रहा हो कि उसको ड्यूरिंग द वर्कआउट भी जरूरत पड़े यहाँ पर BCAA को बॉडी में डालने की। तो जो चीजें आप पढ़ते हो इनको आप वो भी देखो, इनका रियल लाइफ पर्पस भी जाकर के खोजा करो, घर पे ढूंढा करो, तभी तो आप में से आगे जाकर के कोई रिसर्च वर्क में जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा और हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये जनरेशन तो रील में फंस के रह जाएगी, रील एंड शॉर्ट्स में। आपको भी पता ही है कितने बुरे हाल हैं आजकल। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। चलो अभी आप लोग यहाँ पर देखो, तो अपने पास जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी संख्या जो है वो कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, आपके पास रोज आप इनको यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंक, जो आप इंक भी यूज करते हो उसमें डाई होती है, ये सब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स वगैरह से डिराइव करी जाती है। आ रही है बात समझ में जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको? यूनिवर्सल इंडिकेटर आप लोगों ने देखा होगा, लिटमस आप लोगों ने देखा होगा, ये सब प्लांट बेस्ड होते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अनलिमिटेड होते हैं। बात ये आती है कि सबका जो ध्यान है ना वो यहीं पर अटक गया था। किस बात पे? अनलिमिटेड पे। उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है कि ये संख्या जो है इनकी अनलिमिटेड है, मतलब ये बनते ही चले जाएंगे, ये इतने हैं कि आप खोजते रहो, आप खोजते खोजते थक जाओगे, पर आप कभी भी ये चीज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे मेरे पास कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जितने आज तक क्लासिफाई हो चुके हैं उसका कुछ पोर्शन आपके पास अभी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे आप एल्डिहाइड, कीटोन देखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर्स, ये सब देखोगे, अमाइन, साइनाइड्स, ये सब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो अभी आपको सिर्फ उतना ही दे रखा है जितना आपके सिलेबस में, इससे भी ऊपर भी होते हैं। ठीक है, और बहुत तरीके के। तो जैसा मैंने बोला ना अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड का मतलब है कि इसको आप गिनोगे नहीं तो कितना ही पढ़ा सकते हैं। तो अभी जो अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड जो वर्ड यहाँ पर यूज आया है, ये क्यों आया और ये कैसे पॉसिबल है? अब देखो, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। तो मैं यहां पर अब लिखने जा रहा हूं रीजन बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ अनलिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर ये अनलिमिटेड है तो ये क्यों है? सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको हमेशा एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, और वो क्या रहेगी? कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ठीक है, पर इसका मतलब कोई ये ना सोचे कि CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, CO2 कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट जो ह्यूमन लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ भी जो एग्जिस्ट कर रही है, आपने देखा होगा ना, जब ह्यूमन बॉडी भी जलती है, जब ह्यूमन बॉडी को भी जलाया जाता है तो धुआं वहां से भी निकलता है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में खुद किसकी कॉम्पोजिशन थी? कार्बन की। कार्बन वहां भी है, C14 वहां भी है, नहीं तो धुआं नहीं निकलता, मतलब CO2 नहीं निकलती। CO2 निकलने के लिए कार्बन चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर किससे बना हुआ है आपके पास? कार्बन से। तो कार्बन, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है आपके पास? कार्बन। तो इसी कार्बन से अब आपके पास इस बात की शुरुआत होगी कि क्या रीजन है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपने पास एक चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है? कि वहां पर आपके पास कार्बन आपको हमेशा लगा हुआ दिखेगा। तो अब बात आती है कि ऐसा क्या खास है कार्बन में कि अपने पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पर प्रेजेंट है? तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, और वो किस चीज की प्रॉपर्टी है? कैटिनेशन की। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? ऑफ कार्बन। ये क्या है? ये आपके पास रीजन है। किसका रीजन है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए बन सकते हैं क्योंकि जो आपकी ये कार्बन है, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास? कैटिनेशन की। अब बहुत सारी की सारी ये आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मीनिंग है, कैटिनेशन होता है आपके पास एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है, मतलब खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेना, और इससे क्या फॉर्म करेगा? लंबी लंबी चेन्स। ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तो कार्बन के पास कहते हैं, कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है।
किस बात की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी है अपने पास कार्बन पे यहाँ पर? कैटिनेशन की। और ऐसा नहीं है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास है, कैटिनेशन की एबिलिटी सिलिकॉन के पास भी होती है, नाइट्रोजन के पास भी होती है, ऑक्सीजन के पास भी होती है। ठीक है, कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है ये किन किन के पास और है? ये ऑक्सीजन पे भी है, ये नाइट्रोजन पे भी है, ये सिलिकॉन पर भी है, पर उतनी नहीं है जितनी कार्बन पर है। ठीक है, इनके पास ये जो प्रॉपर्टी है कैसी है? ये लिमिटेड है। ये भी चेन बना सकते हैं पर ये कोई इतनी लंबी चेन बनाते हुए नहीं दिखेंगे जितनी आपको ये कार्बन बनाता हुआ दिखेगा। हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ही सिंगल होता है, वो तो चेन ही नहीं बना पाएगा। चेन तो तब बनेगी ना जब एच 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 चलेगा। अब दूसरा बॉन्ड कैसे लाओगे कार्बन उसका, हाइड्रोजन का? तो कैटिनेशन जो मेरे पास रीजन है, सबसे पहला जो रीजन है आपके पास इनफाइनाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के पीछे वो क्या है? कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी का है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन लंबी लंबी चेन्स बना सकता है खुद के साथ ही। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं यहां पर कैटिनेशन। जो पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स में 100 200 300 कार्बन की चेन होती है। जो पॉलीमर्स आप लोग होते हैं, या आप कभी क्लास 12th में आओगे तो आप वहां पर पढ़ोगे। तो ये अपने पास क्या है? ये अपने पास यहाँ पर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है कि भाई कार्बन की अगर आपको पता हो तो जो वैलेंसी है, कोई मेरे को बताएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। बिल्कुल सही। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी होती है? 4। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन कैसे? कार्बन आपके पास नेचर में टेट्रावेलेंट है। तो एक तो इस बात ने भी सपोर्ट दे दिया कि कार्बन आपके पास कैसे नेचर का होता है? टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट नेचर होने का मतलब है कि कितने बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम? ये यहाँ पर 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है उस पर आप लोग ध्यान देना। ये 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? या तो ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना दे, या तो ये जो कार्बन है वो दूसरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो कैसा है? वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड देखोगे आप? यहाँ पर डबल बॉन्ड भी देखोगे। और कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे भी होंगे जिसमें आप कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड देखोगे? अपने पास ट्रिपल बॉन्ड भी देखोगे। वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इनको हम एल्केन्स कहते हैं, डबल बॉन्ड वालों को हम लोग एल्कीन्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम लोग एल्काइंस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, पूरा आपको यहाँ पर तसल्ली से पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में कि क्या है एल्केन्स, क्या है एल्कीन और क्या है एल्काइन। अब सब कुछ रहेगा, वो चीज नहीं अभी यहाँ पर देखो। तो आपके पास ये एल्केन एल्किन एल्काइन है। ध्यान रहे कभी भी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ ना एट अ टाइम, मतलब आप लोग कभी ये मत समझना कि कार्बन ये चारों बॉन्ड एक ही तरफ लगा दे, ऐसे ये मत कर देना बस कभी, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है। अगर इसको 4 बॉन्ड लगाने हैं ना डबल बॉन्ड में भी, तो ये वाले ऑप्शन पर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ ही एक ही साइड से चारों बॉन्ड शेयर कर दे। अब इसके पीछे एक रीजन होता है, बट आपके पास क्या है कि अभी इस क्लास में अगर मैं आपको उसका रीजन समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के, जो कि आप क्लास 11 पे समझोगे तब आपको समझ भी आएगा। बस अब अभी इतना ध्यान रखना कि एक समय पर 2 एटम के बीच में हमारे पास ट्रिपल से ऊपर बॉन्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? ट्रिपल से ऊपर बॉन्ड वहां पर नहीं बन सकता है। एल्किन्स एल्किन एल्काइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? इस तरीके से एल्किन एल्किन एल्काइन अपने पास क्लासिफाई होगा। अभी आगे इसको पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं उस बात पे, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां पर आपके पास कार्बन लगी हो वो मेरे पास कैसा कंपाउंड हो जाए? अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाए। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो भाई आपके पास CO2 भी है, ठीक है, और एक तरफ मेरे पास CH4 है। CO2 क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और CH4 क्या है मेरे पास? ये मीथेन है। इसमें जो CO2 है, CO2 आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, और मीथेन कैसा कंपाउंड है? आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मीथेन का वैसे एक और नाम होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या याद है किसी को? मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं? मार्श गैस। जो आपका ऐसे रीजन होते हैं जहां पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ती है, तो मिट्टी जो होती है वो उसमें जब बारिश के साथ वो मिलती है तो वहां पे ना दलदल बन जाता है। तो जो मार्श गैस होती है, मार्श गैस वहां पे रिलीज होती है। तो ये आपके नेचर में हमेशा से प्रेजेंट है, खुद से बन रही है, आप नहीं बना रहे हो। बट ध्यान रहे CO2 जो है ना, क्या CO2 को प्लांट और एनिमल्स क्या खुद ही बना देंगे? जब इनको जलाया जाएगा तब CO2 निकलेगी। मींस
कार्बन का कंबशन हुआ तो CO2 बना, ना कि CO2 पहले से ही बन के आया था। ठीक है, ऐसे आपके पास मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल बाइकार्बोनेट्स है। तो मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं ये कोई प्लांट सोर्सेस या एनिमल सोर्सेस से डिराइव नहीं होते हैं, ये तो आप लैब में बनाते हो। किसी को कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो वो लैब में ही जाएगा, अपने पास वो लैब में जाकर के बनाएगा। कोई प्लांट या कोई एनिमल की बॉडी तो ऐसी नहीं होगी जो कैल्शियम कार्बोनेट उसको बना करके दे रही हो। ठीक है, आपकी जो बोन्स होती है आपकी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है वैसे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, बट इट इज नॉट अ कैसा कंपाउंड अपने पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। एक एसिड भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था H2CO3, कार्बोनिक एसिड अपने पास होता था। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, इन सभी के अंदर क्या आ रहा है अपने पास, कार्बन आ रहा है। लेकिन ये तीनों ही कंपाउंड्स मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास एक एसेंशियल कंडीशन जो थी वो ये थी कि उसके अंदर कार्बन हमेशा होगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ मैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहूंगा जो कि आपके पास नेचर में खुद से अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, उनकी कोई सपोर्टिव एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। सपोर्टिव का मतलब है कि जैसे बोन्स, जैसे हमारे पास ह्यूमन बोन्स है तो ह्यूमन बोन्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब ये कि ह्यूमन बोन्स नहीं होती तो कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता। ठीक है, वो वाली बात। तो वैसे आपके पास इधर है ये मीथेन, तो ये खुद से वहां पे बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास नेचर में अपने आप प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में आपको किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं जिसमें कार्बन लगा हुआ वो अपने पास कैसा कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। ये जो हम लोगों ने कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कैसे कंपाउंड्स है, ये है इनऑर्गेनिक। कार्बन इनके अंदर भले ही है बट दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई बात समझ में, ये माइंड में आप लोग हमेशा क्लियर रखना। ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3, जो आप कार्बोनिक एसिड देख रहे हो कैसे बनता था, CO2 और वाटर को मिक्स करके। अगर आप CO2 को वाटर में हाई प्रेशर पे सील करोगे तो क्या बना देता है, वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो स्पिरिटेड टेस्ट करती है और फिज का साउंड आता है जैसे आप बॉटल की कैप वहां पे हटाते हो तो। ठीक है, तो ये है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन, जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा है।